से संपर्क अभियान के लिए बीजेपी की एक कमेटी भी तैयार होगी। जेनजी पर बनी कमेटी में नितिन नवीन शामिल हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े भी इसमें शामिल हैं। जेनजी वाली कमेटी में हर्ष संघवी भी शामिल है, जो डिप्टी सीएम है गुजरात के और गृह मंत्री भी हैं, युवा नेता हैं। इसके अलावा ओपी चौधरी भी कमेटी में शामिल हैं। 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों से यह संपर्क करेगी। बीजेपी जेनजी तक बीजेपी जल्द से जल्द आउटरीच करने की कोशिश करे, यानी कि जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा और इसी के तहत उनसे मुलाकात होगी। अब ये मुलाकातें यूनिवर्सिटीज में हो सकती है, टाउन हॉल फॉर्मेट में भी हो सकती है, जहां पर बच्चों से बात भी की जाएगी, उनके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। तो एक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है बीजेपी, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के साथ अपने आप को जोड़ सके, उनकी बातों को भी समझ सके। इस खबर पर बात करने के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस बारे में क्या जानकारी जरा विस्तार से बताइए। देखिए, तकरीबन 13-14 साल की उम्र से लेके, यानी कि जेन अल्फा की जो अपर लिमिट वाली उम्र होती है, उस एज से लेकर फिर उसके बाद जेन जी, यानी कि 14 के बाद फिर आप 29-30 तक, इस पूरे सेक्शन को अगर आप देखें मोटे तौर पर, तो 14 साल से लेकर 30 साल तक के यूथ को, चाहे किशोर हो, यूथ हो, इनको कैसे आपको आगे आउटरीच करना है, इसके लिए बीजेपी इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस है। और उस लिहाज से बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। नितिन नवीन के साथ और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, इसके अलावा राज्यों के हिसाब से अगर बात कर लें तो हर्ष संघवी जो कि गुजरात के डिप्टी सीएम हैं, कई सारे मंत्रालय उनके पास है, युवा चेहरे पार्टी के, उनको इस कमेटी में रखा गया है। ओपी चौधरी जो कि छत्तीसगढ़ में पूर्व नौकरशाह हैं, हम सभी जानते हैं कि पहले वो कलेक्टर रह चुके हैं, टेक्नोक्रेट हैं, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वहां पर वो मंत्री हैं, तो उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। और इसके साथ कुछ अन्य नेता भी हैं इस कमेटी में। और इन नेताओं की पूरी रणनीति ये है कि एक व्यापक आउटरीच प्रोग्राम बनाया जाए और उस आउटरीच प्रोग्राम के तहत 13 साल से उम्र के बच्चे, जब उनकी एक समझ विकसित होनी शुरू हो जाती है, उस समय उनको आउटरीच किया जाए, उनके कंसर्न को जाना जाए, उनकी समझ को जाना जाए, उन्हें राइट डायरेक्शन में लेकर जाया जाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हाल के दिनों में जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे घर कर चुकी है इस सेक्शन में, तो वहां पर बहुत सारी गलत चीजें प्रसारित कर दी जाती हैं, और वो अगर सोशल मीडिया पे हैं तो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं चीज़ों को देखकर अपनी एक समझ बना लेंगे, अपनी एक समझ विकसित कर लेंगे। तो वहां पर बीजेपी की कोशिश ये है कि जब उनकी समझ विकसित करने वाली उम्र हो, तो उस समय से ही एक तो उनकी समझ के लिहाज से अच्छी चीजें उनको मुहैया कराया जाए, अच्छा इंटरेक्शन कराया जाए, साथ ही साथ उनके कंसर्न को जाना जाए कि वो क्या सोचते हैं, किस दिशा में सोचते हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक आप कह सकते हैं कि व्यापक आउटरीच प्रोग्राम यूथ के भीतर, और उसके लिए बीजेपी ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई है, जहां पर बीजेपी के टॉप लीडरशिप न सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से बल्कि अलग अलग राज्यों में पार्टी के जो प्रभावी लीडर हैं, जो कि यूथ से ज्यादा कनेक्टेड रहे पहले से, उनको इसमें रखा जा रहा है। साथ ही जैसे स्मृति ईरानी जैसे चेहरों की बात करें तो कम्युनिकेशन की मास्टर है एकदम, तो किस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे क्या कुछ करना चाहिए, इन सारी चीजों की रणनीति बनाई जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि कैसे पार्टी क्या क्या कार्यक्रम के तहत इनके इस सेक्शन में आउटरीच कर रही है। जी अच्छा देवेंद्र, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा? क्या कॉलेजेस में जाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज में जाया जाएगा, स्कूल में जाया जाएगा? किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे? निश्चित तौर पे अगर 13-14 साल की उम्र की बात आप कर रहे हैं तो स्कूल से ही शुरू होकर स्कूल से कॉलेज के तक ये रहेगा, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत नहीं होगा। जैसे उसमें अलग अलग, मान लीजिए टैलेंट हंट का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, कोई इस तरह का क्विज कंटेस्ट कराया जा रहा है, कोई उस तरह के डिबेट कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से ये सारे कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उन कार्यक्रमों को नॉन पॉलिटिकल रखते हुए समझा जा सकता है कि वो उम्र ऐसी नहीं है कि उसमें किसी पॉलिटिक्स की बात हो, ना ही उसकी कोई जरूरत है, लेकिन जो इशूज हैं, चाहे सोशियो इशू की बात कर लें, इकोनॉमिक इशूज की बात कर लें, इंटरनेशनल इशूज की बात कर लें, जो भी इशू आप समझ सकते हैं, उन इशूज को, क्योंकि उनका सोशल मीडिया पे उन सारे इशूज का पेनिट्रेशन रहता ही है और उसके सहारे यूथ के पास वो पहुंच ही रहा है, तो ऐसे समय में ये बहुत जरूरी है कि उनको कोई मिसगाइड ना करे, कोई ऐसी चीज उनको ना बताए जो कि गलत हो। जैसे एआई के जमाने में और सोशल मीडिया के जमाने में जब बहुत सारी गलत चीजें जानबूझ के प्रसारित कर दी जाती हैं, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी होती नहीं है, तो उन सारी चीजों का बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता ही है और
और वहां पर ये फिर बहुत जरूरत महसूस की जा रही है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब यूथ टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा कनेक्टेड है, उनके इतने ज्यादा कंसर्न होते हैं, तो फिर उनके पास जाया जाए, उनको सुना जाए और उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए। इसमें ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, ये बोथ वे होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इशू चल रहा है तो उस इशू को लेकर अगर यूथ क्या सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो किस वजह से सोच रहे हैं, फिर उसके अलावा क्या तस्वीर होनी चाहिए, सही बात क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर ये आउटरीच प्रोग्राम चलेगा। साथ ही जो उनके जेन्युइन कंसर्न होंगे उस कंसर्न को समझते हुए पार्टी जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार की बात कर लें, राज्यों की सरकार की बात कर लें, तो उस तरह की पॉलिसीज बनाने में भी उनका ध्यान रखा जाएगा। मतलब ये कि यूथ की चिंताओं को न सिर्फ सुना और समझा जाएगा बल्कि उसी के हिसाब से उसमें एक्शन भी किया जाएगा जहां जहां जो जो जरूरत हो। और उस लिहाज से पार्टी ने एक कमेटी बनाई है अपने स्तर पर। उसका एक हिस्सा आपने देखा कि पिछले दिनों जब चर्चा हुई थी कि एक मंत्री एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, ये स्कूल से ही शुरू हो जाएगा। और पहले बीजेपी की ये कोशिश रहती थी कि 18-19 साल से बाद के जो युवक हैं उनके भीतर कोई कैंपेन चलाया जाए, लेकिन अब वो एज लिमिट लगभग 14 साल रखी जाएगी, 13 से 14 साल। और वहां पर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होगा बल्कि नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम। चाहे जैसे मान लीजिए एआई का असर समाज पे कैसा हो रहा है, क्या होना चाहिए, एआई को लेकर लोग क्या सोचते हैं, नशा पर नियंत्रण करना है तो इसको लेकर यूथ के भीतर क्या है, क्या उनकी समझ है, कैसे उनकी समझ विकसित करना चाहिए। तो इस तरह के जो भी इशूज हो सकते हैं उसके सहारे एक चैनलाइज करने की कोशिश कर रही है पार्टी। और ये जो टॉप कमेटी है, ये कमेटी उसको लेकर सारी स्ट्रेटजी बनाएगी जो आगे कार्यक्रम के तौर पर आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि सांसदों का जो खेल प्रतियोगिता होता है वो ऑलरेडी कराया जाता है। तो उसके पीछे मकसद क्या है कि सांसद उस खेल के मार्फत उतने सारे यूथ को एक पॉजिटिविटी की तरफ उसको कनेक्ट कराते हैं और ये पूरे देश में कार्यक्रम चलता है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम की चर्चा ये कमेटी करेगी और अलग अलग रूप में वो चीजें सामने आएंगी। तो जैसा कि देवेंद्र ने बताया कि एक बहुत व्यापक तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा जिसके जरिए 14 से लेके आप सोचिए कि उससे ऊपर के जो भी यानी कि 30 साल तक, यानी कि 14 से लेके 30 या 30 से भी ऊपर के जो युवा हैं उनको जोड़ा जाएगा, जिनके बीच सरकार के जो तमाम मंत्री भी होंगे, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, सरकार की बात पहुंचाएंगे, उनकी बातों को भी सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर एक आउटरीच प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है जिसको व्यापक ढंग से पूरे देश में ले जाया जाएगा और जेनजी समेत ज़ल अनफा यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उनके बीच सरकार अपनी बात भी रखेगी और उनकी बातों को भी सुनेंगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप की, जिसके बाद एक्शन हुआ है। मेरठ में एसएसपी ऑफिस में किसान नेताओं को 3rd डिग्री देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और विभागीय कार्रवाई के तहत भारतीय किसान यूनियन BR अंबेडकर के नेता दिग्विजय भाटी के पुलिस पर आरोपों के बाद यह एक्शन लिया गया है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह पर दिया गया है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में सिविल लाइंस थाना के प्रभारी अखिलेश कुमार गौड़, उप निरीक्षक मुलायम सिंह समेत कुल मिलाकर 8 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को भी मेरठ से हटाकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। उनके ट्रांसफर को भी इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। किसान नेताओं की ओर से कहा गया है, जिसमें दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने पुलिस हिरासत में टॉर्चर करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों ने दावा किया है कि बुधवार को तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे से मिलने गए थे, जहां पर एसएसपी ने उन्हें अंदर बुलाया, फिर निजी चैम्बर में ले जाकर करीब 1.5 घंटे तक मारपीट की गई। इसके बाद एसओजी कार्यालय से जाकर भी उन्हें बर्बरता करने का आरोप लगाया है, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। यह मामला 19 अगस्त का है और 20 अगस्त को देर रात अविनाश पांडे का ट्रांसफर कर दिया गया था। सपा के विधायक अतुल प्रधान दोनों नेताओं के समर्थन में उतरे हैं। दरअसल दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव दोनों आरोप लगाने वाले नेता सपा से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने भी इस मामले में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। किसान नेताओं ने और अविनाश पांडे पर जूते से पिटाई करने का आरोप लगाया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ पर भी बंधक बनाकर पीटने और लाठी डंडे से मारने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में पुलिस महकमा जांच कर रहा है और 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। एसएसपी अविनाश पांडे को मेरठ से विदा कर दिया गया है। तारीख को ऐसे संज्ञान में डीआईजी मेरठ साहब ने इस संज्ञान में लाया है कि 19 तारीख को एसएसपी मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ
वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई, उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। जांच को अति शीघ्र कंप्लीट करके हमें सौंपेंगे। उस जांच के अधिकार पे के आधार पे फिर बाकी कार्रवाई होगी। सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, माननीय मंत्री जी ने भी, सभी लोगों ने इसके ऊपर संज्ञानित किया है। इस पे जितने हैं जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मेरठ जनपद के और अन्य जगह के, उन्होंने इस मामले में संज्ञानित किया। इसके बाद किया गया, सभी को यही बताया गया है कि इसके ऊपर पूरी प्रकरण पे जांच कराने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर को निर्देशित किया गया। वो जांच पूरी करके सभी तथ्यों से हम अवगत कराएंगे। अभी सिर्फ तथ्य संज्ञान में आए हैं, और उस तथ्य जो संज्ञान में आए हैं, तो जांच के निर्देश, वो प्रारंभिक और डिटेल दोनों जांच के निर्देश किए गए हैं डीआईजी सहारनपुर को। जैसे जांच पूरा होंगे आप लोग अवगत। दिग्विजय भाटी का दावा है कि वो 19 अगस्त को उस वक्त के मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के ऑफिस में गए थे। भाटी ने बताया कि वो स्पष्ट करने गए थे कि ललिता गौतम हत्याकांड के बाद हुए प्रदर्शन में वो शामिल नहीं थे। आरोप है कि एसएसपी ने अपने निजी चेंबर में उन्हें बंधक बना लिया और करीब 1.5 घंटे तक जूतों, बेल्ट तथा लात घूंसों से पीटा। एसएसपी ने उनके चेहरे और आंख पर जूते से वार किया, जिससे उनकी आंख सूज गई और खून निकल आया। भाटी का दावा है कि इसके बाद सिविल लाइंस थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ उनका मुंह बांधकर उन्हें एसओजी कार्यालय से के पास ले गए और वहां पर उन्हें उल्टा लटकाकर डंडे से पीटा गया। जैसे ही वहां पहुंचे तो हम 11:30 बजे पहुंचे तो कप्तान उठ गए थे, तो वहाँ एएसपी साहब बैठे थे और हम बाहर ही रहे। इतनी पता नहीं कैसे पता चला, इनके 5 मिनट में कप्तान साहब आ गए और उन्होंने अंदर आता ही सबसे पहले मोहित और दिग्विजय भाटी को बुला, अंदर बुलाता ही हम जो चले गए बड़ी खुशी खुशी। मैंने भी कप्तान साहब ने बुलाया, अंदर जब पहुंचे तो कप्तान साहब ने कहा कि तुम तो भाई क्या नाम है, बहुत बड़े नेता हो रहे हो भाई, तुम ये कर रहे हो, ऐसा तांडव मचा रखा है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के गई, मैंने सर इसमें गाली देने की क्या बात है भाई, इतना कहना हुआ है जी। और इतना कहने के बाद पकड़ के अंदर ले गए, एक ऑफिस है उसमें अंदर सोफे पड़े, और वहां जाके कप्तान ने जब पिटाई करनी शुरू करी है, पहले तो कोनियों से, फिर बेल्ट से, फिर जूते से, फिर जितने भी मतलब उस पर प्रयास थे, और पीटे थे और पीट के मैं जूतों के सोफे बैठ जावे थे नौकर ऐसे, तू पीट। एक अखिलेश पांडे गौड़, अखिलेश गौड़, तुझे मैंने वहां लगा रखा है, देख कितना पीटता है। तो अखिलेश गौड़ ने यहाँ बुत मारता था, यहाँ ये मेरी सब सूजी पड़ी है, ये पूरी खुल जाए, खोलूंगा। तो ये इसकी आंख देख लो, आंख देख, वो ये पूरा सूजा पड़ा है, ये कान पर सूजन है, कान पर। इसकी आंख 30% देख पाएगा, इसको 30% क्या लगा इसमें तुम्हारे? जैसे उस पे से उठ खाया तो मैं पैर पकड़ लिया, समझ के माफ करो सर, मेरे से जो भी गलती हुई है आज के बाद में कुछ ऐसा गलती करी नहीं, कुछ नहीं। तो उसने ऐसे करके लात मारी ऐसे, और वो लात जूते की नोक जो होती है वो मेरी सीधी आंख, और मैं जो घस खा के गिर पड़ा, ये समझ लो तुम। फिर वो जो है उसमें बंद करके हमें अंगूठे में हमारे शरीर उसको और गाड़ी में घेर के ले गए, और वो ले गए वहाँ ऑफिस, कौन सा ऑफिस है वो मोहित, एसओजी का ऑफिस। हमें तो 6-7 बजे पता चले एसओजी का ऑफिस है। दिग्विजय भाटी का दावा है कि एसओजी ऑफिस में उनके कपड़े उतरवाकर फिल्मी गाने पर जबरन डांस कराया गया। वहीं पुलिस की थ्योरी अलग है। पुलिस का कहना है कि दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव अपने मुकदमों के सिलसिले में सिविल लाइंस थाने आए थे। वहां से वापस लौटते समय उनकी स्कूटी फिसल गई, जिससे उन्हें चोट आई है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे के बाद दिग्विजय भाटी और मोहित ने खुद सिविल लाइंस थाने में एक्सीडेंट की एक रूटीन में तहरीर दी थी, जिससे थाने के जनरल डायरी में शाम को 5:31 पर दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने यह भी कहा कि दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव दोनों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो अपने अपने थानों के हिस्ट्री शीटर भी हैं, लेकिन भाटी रो कर अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी बयां कर रहे हैं। कप्तान ने उससे कहा अखिलेश गौड़ से
कि इनकी चीखों की सुनाई मुझे देनी चाहिए यहाँ तक। और उसने साहब पैर बांधवा लिए, मैं तो इसके पैर बांधता था, ये मेरे बांधता था। 5 राउंड निकाले और 5 राउंड करे और पैर ऊपर करके 2 आदमी बुलाए, 4 आदमी थे उसमें, 2 कंधे पे लटका ले हुए थे और 2 लठ बजा हुए थे। और जब तक आदमी बेहोश ना हो जाए जब तक मारते रहे। फिर इसको लटका हुए थे ऐसे ही, और इस तरीके से 5 राउंड निकाले। मेरे कानों में उन्होंने जो है ऐसी चीज लगाई है, मुझे आज भी याद ही सुनाई चीज देती है। मेरे घर के लड़ रहे हैं, खाने को तैयार है। हिम्मत रखो, सब ठीक है। मेरी कमर में इतने निशान हैं, मुझसे डांस करा, डांस। एक गाना गा रहा था इंस्पेक्टर के चोले के पीछे क्या है, उसमें गाने पे डांस कराया मुझसे। फिर बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सो गया, दोबारा नाच। फिर हम दोनों को नचाया उसने, और इतनी मेरे हाथ देखो। इसकी ये जो उंगलियां हैं जो हो रही हैं, क्योंकि 3 दिन की होगी, इसको ऐसे रख के उंगलियों को ऐसे खड्डे में रखवा के फिर ऐसे रखवा के पटे मारे नुकरा। 4 दिन तक अगर तू रोटी खा लेना तो मेरे नाम भी अखिलेश नहीं। फिर पैरों पे बजे, पैरों पे, कमर पे एक बोतल रखी थी उसकी, क्या नाम है, लिम्का की, नू करा था इसे, लेकिन वो चढ़ाई नहीं बेकार। और भाई जो भी याद हो सकती है, हमें तो पहली बार हुआ है, लेकिन अगर ऐसे लोग इस दुनिया में रहेंगे तो लोग जो है ना, लोग सामाजिक दृष्टिकोण से लोग बाहर निकल के नहीं आते। अब अगर अतुल प्रधान जी हमें ना छुटाते तो लगातार पुलिस वाले ये करे एनकाउंटर कर दो, एनकाउंटर कर दो। और हाँ, कप्तान ने एक बात और बोली अंदर जब पीट रहा था कि 2 गोली इनका मार दो और एक मेरा मार दो टांग में। मैं खत्म करो इन्हें, खेल ही खत्म करो इनका। बहुत लोग मार रखे मैंने, कई लड़कों के नाम भी लिए, कई लड़कों को भी देखना है मैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत बेकार पागल आदमी हो, पागल, मतलब ऐसा करता है। फिल्मों मार के आवे था, सोफे बैठ जावे था, फिर मारे थे जो उसके वो चले थे। और पानी के नाम पे जब हमें मारते मारते प्यास लगी तो बिस्लरी की बोतल का ढक्कन कितना बड़ा होता है, उसके 2 ढक्कन हमारे मुंह में गिरे थे। अखिलेश यादव भी इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी डिमांड की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बीजेपी ने किसान के मुंह पर लात मरवाकर पूरे देश के किसानों को धमकाने का जो कुकृत्य किया है वो अक्षम्य है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किसान नेताओं पर थाने में 3rd डिग्री की मारपीट करके प्रताड़ना देना बर्दाश्त नहीं है और दर्शाता है कि हार के डर से वो कितनी बौखलाई है। ललिता गौतम हत्याकांड के मामले में भी प्रदर्शन के दौरान मेरठ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ चुके हैं। इस दौरान भी एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस वैन में घुसकर प्रदर्शनकारी नेताओं को थप्पड़ मारते दिखे हैं, जिस पर विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि इसी मामले में बुधवार को दोनों किसान नेता एसएसपी मेरठ से बातचीत करने पहुंचे थे। से लेते हुए इस संबंध में जांच अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ सर के आदेश के अनुपालन में पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर रेंज सर के द्वारा संपादित की जा रही है। इसी जांच की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता प्रभावित न हो, इसके लिए इसमें पुलिस कर्मचारी, जिसमें मुख्य था थाना सिविल लाइन के थानाध्यक्ष निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़, साथ में उप निरीक्षक मुलायम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू एवं कांस्टेबल सुमित कुमार और महिला कांस्टेबल नीलम लोर, इनको साथ ही में चालक ललित कुमार, इनको तत्काल प्रभाव से नवागुंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ सर के आदेश के अनुपालन में लाइन हाजिर किया गया है। और हमारे साथ संवाददाता शोएब जुड़ गए हैं। शोएब, आपके पास फिलहाल इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है और साथ ही साथ क्या जिन पर ये हमला हुआ है, जिनको मारा गया है, इसके बारे में कुछ पुलिस के साथ मेडिकल टीम की ओर से कोई बताया गया है कि किस तरह से इनके ऊपर हमला हुआ था, किस तरह से इनको पीटा किया गया था और उनकी अभी हालत कैसी है मेडिकली?
देखिए अमित, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चूँकि मेरठ में ही हूँ और कुछ देर के बाद मैं पुलिस जो कप्तान का ऑफिस है वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहीं पर अतुल प्रधान फिर से इन दोनों नेताओं को लेकर पहुँचे हैं जिनको चोट लगी हुई है, दिग्विजय भाटी हो या उनके जो साथी हैं दूसरे, उनको लेकर वो पहुँचे हुए हैं और फिर से वो ये कह रहे हैं कि जो अभी जांच की बात कही जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में अब 2-3 चीज़ें ये क्लियर है, क्योंकि पहले जो मेरठ पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि स्कूटी से ये गिरे हैं, उसकी वजह से आंख में चोट लगी है, लेकिन बाद में पुलिस के जो आलाधिकारी का बयान आया कि वहां पर हिंसा हुई, कुछ कहा सुनी बढ़ गई थी, उसके बाद हिंसा हुई है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो आईजी सहारनपुर द्वारा की जा रही है। तो ये जो बातें हैं ये क्लियर है कि पुलिस के जो बयान है वो भी बदले हैं। ऐसे में अब फिर से समाजवादी पार्टी के जो विधायक है अतुल प्रधान, वो इन दोनों को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे मेरठ में और ये मांग की जा रही है कि इसकी जो जांच है वो सिर्फ पुलिस अधिकारी ना करे बल्कि किसी जज से या किसी और जो अधिकारियों के द्वारा भी कराई जाए। ये तमाम चीज़ें भी कही जा रही है, क्योंकि ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या उसी निष्पक्षता के साथ जांच रिपोर्ट आ पाएगी, क्या कहीं ऐसा ना हो कि जो पुलिस के अधिकारी है वो अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश करिए। तमाम सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपने पूछा कि मेडिकली, तो जाहिर सी बात है कि अब जब जांच आगे बढ़ेगी और 8 जो पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई हो चुकी है, पहले ही उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है, वहीं जो तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे है उनको पहले ही हटा दिया गया है। तो अब जांच जब आगे बढ़ेगी तो देखना यह होगा, क्योंकि पुलिस जांच के हिसाब से ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई कार्रवाई उस तरह से होती नहीं दिख रही है, लेकिन कल ही जो अधिकारी हैं जिनको जांच दी गई है वो मेरठ पहुंच चुके थे। उन्होंने कल भी पूरा जो मुआयना है, जो भी जांच की शुरुआत उनकी तरफ से कर दी गई है और ये मामला राजनीतिक तौर पर भी तोल पकड़ने लगा है। एक तरफ तो जहां पुलिस के पर जो आरोप है और संगीन आरोप है बहुत ज्यादा और चोट नजर भी आ रही है, तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर भी इस मामले में बीजेपी के जो नेता है सरधना से ही पूर्व विधायक संगी सोम, उन्होंने भी यह कहा है कि मेरठ की रेंज से बाहर इसकी जांच कराई जाए। तो बीजेपी दिग्विजय भाटी जो आरोप लगा रहे हैं शोएब, अब उस पर आगे जो आरोप लगाए गए हैं उस पर आगे जब तफ्तीश होगी और तफ्तीश में निकलकर सामने आएगा कि उनको किस तरह से मारा गया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनको टॉर्चर किया गया, तो तमाम जब ये चीज़ों को लेकर निरीक्षण होगा, उसके बाद जब तलाशी ली जाएगी उन इलाकों की भी जाके जहां पर ये सब चीज़ें हुई हैं, तो मुझे लगता है सत्य सामने आएगा और उसके बाद जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ आगे कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिग्विजय भाटी थे जिन्होंने बताया कि उनको किस तरह से मारा गया, पीटा गया और उन्होंने मेरठ के एसएसपी के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। अब खबर जयपुर से है। जयपुर के सरकारी स्कूल में निरीक्षण को लेकर जो मारपीट हुई है उस पर अब दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ग्रामीणों की तरफ से सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका समेत टीम के कई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आशुतोष रांका पर मारपीट समेत दूसरी धाराओं पर केस दर्ज किया गया है। वहीं सीजेपी की तरफ से भी इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। सीजेपी की शिकायत पर गांव के भगवान सहाय, लालचंद कमल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कल सीजेपी की टीम जयपुर के बगरू इलाके में रामपुरा कमरपुरा गांव के एक सरकारी स्कूल का दौरा करने पहुंची थी। सीजेपी का आरोप था कि भैंस के तबेले में स्कूल चलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने सीजेपी के दौरे का विरोध किया था, उन्हें वापस जाने के लिए कहा था। जब वो नहीं माने तो गुस्साए ग्रामीणों ने सीजेपी वालों पर हमला किया था, उनकी गाड़ियों पर भी हमला किया गया था। अब इस घटना के बाद सीजेपी के निशाने पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। सीजेपी का आरोप है कि उन पर यह हमला मदन दिलावर के इशारे पर कराया गया था। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि मदन दिलावर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब बात सिर्फ स्कूल की नहीं होगी बल्कि बात होगी मदन दिलावर के इस्तीफे की। मदन दिलावर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब पूरे राजस्थान में जिस तरह की दुर्दशा है स्कूलों की, वो पूरा देश देखेगा, इनकी फजीहत होगी। अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। आपके राज में झालावाड़ में स्कूल गिरने से हमारे बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद
7 स्कूलों की छतें गिरी है, बच्चों के कितनी चोटें आई हैं, क्या हालत है। 85,000 क्लासरूम राजस्थान में इस समय जर्जर हालत में है। आपसे आज तक एक काम ठीक से नहीं हुआ। आपके राज्य में टीचर्स को BLO की ड्यूटी पे लगाया जाता है, सेंसस की ड्यूटी पे लगाया जाता है, कुत्ते भगवाने की ड्यूटी पे लगाया जाता है, सरकारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने की ड्यूटी पे लगाया जाता है, पढ़ाई करवाने के अलावा उनको सारी ड्यूटीज पे लगाया जा रहा है। आपने आज तक शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इन 48 घंटों में भी अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा। और इस खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, दो चीजें, एक तो है कि FIR को लेकर दोनों तरफ से करवाई गई है, क्या कार्रवाई हो रही है, और दूसरी बड़ी बात है कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है आशुतोष रांका ने। अब उनको क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था जंतर मंतर आंदोलन के बाद, क्या उसी तरह का आंदोलन वो करने जा रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जाना है, जिसकी तैयारी की जा रही है। सबसे पहले आशुतोष रांका और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनका मेडिकल हो रहा है। उसके बाद जो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने बताया कि उनको पीटा गया है, उनका मेडिकल होना है। चूंकि आशुतोष रांका की पार्टी के कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि 48 घंटे के अंदर अगर मामला दर्ज नहीं किया गया या मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आंदोलन के स्वरूप जयपुर में किया जाएगा। इसके लिए हालांकि पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है, गाँव के आसपास भी पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। लेकिन दोनों पक्षों में देर रात को मामला दर्ज कराया गया। सबसे पहले CJP की तरफ से यानी आशुतोष रांका और उनके जो साथी जो वहां पर मौके पर मौजूद थे उनकी तरफ से मामला दर्ज कराया गया। दूसरी तरफ जो गांव में लालचंद शर्मा, कमल व अन्य लोग हैं जिन्होंने कहा है कि उनको पीटा गया है, गांव में जबरन घुस के लोग आए बाहर से और उन्होंने उनको मारा पीटा, उनकी तरफ से दोनों क्रॉस FIR हुई है। पुलिस एग्जामिन करेगी इस पूरे मामले को। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बीच जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान आया उसके बाद से अब CJP के जो तमाम लोग हैं उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे के अंदर अगर मामला दर्ज जो हुआ है उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है या उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है जो वीडियोज में दिखाई दे रहे हैं, तो जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कल 48 घंटे पूरे हो रहे हैं। दीप्ते की तरफ से भी एक ट्वीट करके ये मैसेज दिया गया है। लिहाजा पुलिस उस इलाके में और अन्य आसपास के इलाकों में जहां पर संभावित ये लोग इकट्ठा हो सकते हैं वहां पर काफी ज्यादा चौकसी बढ़ा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए।